गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 14 सितंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसएम। सो लेक्चर जो है आज का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, तो प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन। ये लेक्चर जो है आप सभी को बायलैंग्वेज मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछती हूँ। डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे इस वीडियो को मैं अपलोड कर देती हूँ। और यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस को विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसमें आप जान पाएंगे आज का जो करंट अफेयर है इसमें कि वनडे मैच में सबसे तेज रन बनाने वाले, जो कि 13,000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं अभी हाल ही में। तो इसके बारे में तो हम डिटेल से जानेंगे ही, एंड साथ में हम ये भी जानेंगे कि अभी टाटा स्टील के न्यू एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, और उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग अपना क्विक रिवीजन जो कि है ये आपका 13 सितंबर से रिलेटेड है। ओके, तो देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज का 13 सितंबर का क्विक रिवीजन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लोगों के सामने कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 सितंबर के दिन को ही राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो बेसिकली इसलिए मनाया जाता है इसे, जो लोग जंगलों के लिए या फिर वनों के लिए शहीद हुए हैं उन लोगों की याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ही राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में 11 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो नोवाक जोकोविच के द्वारा अभी पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है, जो कि यूएस ओपन है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है। नेक्स्ट है कि किस देश ने चंद्रमा लैंडर स्लिम को लॉन्च किया है। तो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ऐसा करने वाला जापान, अगर बोल सकते हैं कि ये जो इन लोगों ने रॉकेट को लॉन्च किया है, पर्टिकुलर जो चंद्रमा लैंडर है इसको इन्होंने लॉन्च किया है, अगर ये इनका सक्सेसफुल होता है तो ये ऐसा करने वाला 5वां देश बन जाएगा। और इससे पहले इस लाइन में कौन कौन है, तो इसमें है यूएसए, याद रखिएगा। उसी के साथ इसमें आते हैं यूएसए के साथ चाइना के साथ नेक्स्ट है रसिया के बाद कौन है? इंडिया। तो इंडिया ने अभी हाल ही में 23 अगस्त के दिन को इतिहास रचते हुए हमने जो है इसरो के द्वारा जो बोल सकते हैं कि चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, वो सफलता पूर्वक रहा और आसानी से वहां पे जो बोल सकते हैं कि चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में हम सक्सेस हुए। तो जो हमने यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर जो बोल सकते हैं कि चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली यहाँ पे पहुंचाया है, तो वो कौन सा एरिया है? तो साउथ पोल है। तो ऐसा करने वाला जो है भारत जो है पहला देश बन गया है, और चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने में हम 5वें स्थान, और वो बोल सकते हैं कि 4th स्थान पर रहे हैं। तो याद रखिएगा इन सभी चीजों के बारे में जो बेसिक है। नेक्स्ट है कि G20 शिखर सम्मेलन में बिहार के किस मधुबनी कलाकार को मधुबनी पेंटिंग को प्रदर्शित किया है। तो इसका करेक्ट है यहाँ पे शांति देवी। तो शांति देवी जी है जो कि मधुबनी पेंटिंग बनाती हैं, इन्होंने ही G20 में अभी मधुबनी पेंटिंग को प्रदर्शित किया है। और उसी पेंटिंग में यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पर चंद्रयान 3 की यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग बनाई इन्होंने, जो कि G20 शिखर सम्मेलन में दिखाया गया। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि टेनिस में यूएस ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो कोको गाफ ने। तो कोको गाफ के द्वारा जो है अभी टेनिस में यूएस ओपन का महिला खिताब जीता गया है। नेक्स्ट है किसे अकादमी क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो नजमा अख्तर को, जो कि जामिया इस्लामिया की कौन है? कुलपति हैं। तो इन्हीं को ही अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि कहाँ बंगस वैली फेस्टिवल को आयोजित किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल को लॉन्च किया है, ताकि यहाँ पर पर्यटन जो है ज्यादा से ज्यादा आए और यहाँ के जो मूल निवासी हैं और उन्हें ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, और वहाँ की जो बोल सकते हैं सांस्कृतिक या फिर हस्तशिल्प के जो लोग हैं उन्हें बोल सकते हैं कि बढ़ावा मिले। इसीलिए जो है बंगस वैली फेस्टिवल को आयोजित किया गया जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है किसे डॉक्टर AM
एम गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो संजय मिश्रा को भी हाल ही में अभी डॉक्टर एम के गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों दिया है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो रक्षा रेमैया को जो है अभी हाल ही में कर्नाटक टेबल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना की मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि जो लोग मॉब लिंचिंग से पीड़ित है या फिर उस घटना में उनकी जान चली जाती है तो उन्हें जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाएगा, यानी उनको हर्जाना दिया जाएगा। अब मॉब लिंचिंग होता क्या है? तो मॉब लिंचिंग बोल सकते हैं एक प्रकार की भीड़ हो सकती है जो कि किसी भी पर्टिकुलर अपराधी को या फिर बोल सकते हैं किसी भी व्यक्ति को मिलकर एक भीड़ के द्वारा उसे मार दिया जाता है, तो बोल सकते हैं कि मॉब लिंचिंग कहते हैं। या फिर आप इजी लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भीड़ है और उस भीड़ में किसी अपराधी ने अपराध किया हुआ है और उसके जो वहां पे की जो भीड़ है उसने उसको पकड़ लिया है और वो खुद ही जो भीड़ है वो उस पर्टिकुलर पर्सन को खुद ही क्या कर देगी, न्याय देने की बजाय सॉरी बोल सकते हैं कि सजा देने के इरादे से उसे मार देती है। तो याद रखिएगा मॉब लिंचिंग के बारे में। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मॉब लिंचिंग पीड़ित को मुआवजा योजना की मंजूरी दी गई है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज है 14 सितंबर 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइज मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि प्लीज आप मेरी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए एंड लाइक जरूर कीजिए, ताकि इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच रही है और मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। तो इतना तो बनता है इतनी सारी मेहनत के लिए, ताकि हम लोग जो है मोटिवेट हो सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में किसने अभी 2023 में फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का टाइटल जो है जीत लिया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी जर्मनी। तो जर्मनी के द्वारा अभी हाल ही में फीबा का बास्केट विश्व कप 2023 का जो है इन लोगों के द्वारा अभी जीत लिया गया है जर्मनी के द्वारा। तो थोड़ा इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझेंगे यहाँ पे। फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 में फाइनल में जो है जर्मनी ने साइबेरिया को जो है 83 और 77 से हरा दिया है और पहली बार ऐसा हुआ है जो कि जर्मनी जो है वो पहली बार इस किताब को अपने नाम कर रहा है। और इस साल जो सीजन हुआ है वो 19वां सीजन है जो कि जर्मनी ने 8-0 से आगे रहा और इस टूर्नामेंट में लगातार जीतने वाला वो 5वां विश्व कप चैंपियन बने हैं। वहीं जो है 2023 में फीबा बास्केटबॉल 2023 विश्व कप पुरुषों की राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीमों में फीबा के द्वारा ये जो सीजन कराया गया है वो कौन सा रहा? तो 19वां रहा, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताया था। और इस टूर्नामेंट की बात करें तो इसमें केवल अभी जो है 32 टीमों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया था और इसी में ही जो है बात करें कि कब से कब तक शुरू हुआ था, तो ये 25 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक चला था। और अभी तक की बोलें तो इतिहास में पहली बार कई देशों ने जो है मिलकर इसका आयोजन किया, यानी फीबा का आयोजन पर्टिकुलर एक कंट्री ने नहीं किया है। इसमें शामिल है फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया। तो आप लोगों को बता दूं कि जापान की जो कैपिटल है वो क्या है? टोक्यो है। और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जल्दी से बताइए। तो मैं ही बता देती हूँ आपको, जकार्ता है। और आप लोगों को बताना है फिलीपींस की कैपिटल क्या है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। एंड अब डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो कि है, हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत और किस देश के द्वारा ऊर्जा सेक्टर के क्षेत्र में यानी कि एनर्जी सेक्टर के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ईरान। तो ईरान जो कि अभी हाल ही में G20 का समिट खत्म हुआ है 10 सितंबर को, जो कि 2 दिन तक चला था। इसी समिट में ईरान के जो बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट आए थे, या फिर वहां पे तो किंग होते हैं पर्टिकुलर, तो जो किंग आए थे उनका नाम क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, आगे तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे ही।
यहाँ पे बात करेंगे कि वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य के दो प्रमुख खिलाड़ी यानी भारत और सऊदी अरब ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ज्ञापन मतलब कि MOU के ऊपर जो है अभी भारत और सऊदी अरब के साथ मिलकर एक ऊर्जा सेक्टर के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत और सऊदी अरब ने सिग्नेचर किए हैं, जिससे कि ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं में इन दोनों देशों के बीच में मजबूती साझेदार का मार्ग प्रशस्त हो सके और किस तरीके से हम जो है एनर्जी सेक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं अदर कंट्रीज में भी। तो इसी को ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारत और सऊदी अरब ने MOU पे सिग्नेचर किए हैं। इस ऐतिहासिक समझौते पर बात करें भारत की ओर से कौन शामिल थे, तो केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा विद्युत मंत्री जिनका नाम है RK सिंह। तो RK सिंह भारत की तरफ से रहे और सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व करने वाले अब्दुल्ला अजीज बिन सलमान अल सऊद ने हस्ताक्षर किए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहा हम लोगों के लिए ताकि भारत और सऊदी अरब जो है दोनों देश मिलकर बोल सकते हैं कि एनर्जी के सेक्टर में काम करने जा रहे हैं, इसलिए दोनों के द्वारा जो है सिग्नेचर किए गए हैं ताकि दोनों देशों के बीच का जो संबंध है वो मधुर बना रहे और मजबूत रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लाख 2 रुपए से अधिक 9 औद्योगिक परियोजनाओं की मंजूरी दी है। तो यहाँ पर अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो उड़ीसा सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो उड़ीसा सरकार ने अभी हाल ही में 2 लाख से अधिक 9 औद्योगिक परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे यहाँ पर। तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए से अधिक 9 प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो कि भुवनेश्वर के उड़ीसा राज्य सरकार जो कि कैपिटल है उड़ीसा की, वहीं पर जो है अभी बात की गई है कि उच्च स्तरीय निकासी प्राधिकरण जो कि 1,01,804.43 करोड़ रुपए की संचय निवेश के साथ 9 प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो इम्पोर्टेंट है ताकि वहां पर बोल सकते हैं कि बेसिकली से क्यों स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर जो है इसलिए स्टार्ट किया गया है ताकि जो यहाँ के जो बोल सकते हैं मूल निवासी हैं, यहाँ पर जो यहाँ पे पर्सन रहते हैं, लोग रहते हैं, उन लोगों को जो है यहाँ पे काम मिल सके और ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा हो सके, उन्हें किसी अदर स्टेट में जाने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए जो है नवीन पटनायक जी के द्वारा जो कि यहाँ के CM है, इन्हीं के द्वारा भी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 9 प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे कि चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा कौन है, तो नवीन पटनायक है, जो कि आप लोगों ने इमेज में देखा है। और गवर्नर ऑफ द उड़ीसा के कौन है, तो गणेशी लाल है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नवीन पटनायक CM है और यहाँ के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल है। अगर मैं मैप में बात करूं आप लोगों को उड़ीसा राज्य की, तो ये है उड़ीसा। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये पर्टिकुलर यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रहा होगा इंडिया का मैप आप लोगों को। तो यहाँ देखिए, तो ये है उड़ीसा जो कि बे ऑफ बंगाल से यहाँ से टच होता है बॉर्डर इसका, जो कि पर्टिकुलरली 4 राज्यों से घिरा हुआ है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे किस किस स्टेट से इसका बॉर्डर टच होता है। तो साउथ में बात करूँ तो आंध्र प्रदेश से इसका बॉर्डर टच होता है। वहीं यहाँ पर छत्तीसगढ़ को भी ये बोल सकते हैं कि टच करता है बॉर्डर, जो कि वेस्ट साइड है। और ऊपर नॉर्थ की बात करें तो झारखंड से, और यहाँ पर ये किससे साझा करता है, नॉर्थ में अगेन वेस्ट बंगाल से। तो पर्टिकुलरली ये क्या बोल सकते हैं कि आपको याद रखना है कि 4 स्टेट हैं जो कि उड़ीसा राज्य से सटे हुए हैं और बे ऑफ बंगाल से इसकी सीमा लगती है। तो इतना याद रखना है, मैप आपको देखते रहना है ताकि आपको जो है भारत का नक्शा वो दिमाग में छपा रहे। किसी भी कभी भी आपसे कभी भी कहीं पे भी पर्टिकुलर किसी भी राज्य का आप नाम पढ़ें तो आपके दिमाग बोल सकते हैं कि माइंड में उसकी इमेज आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फोर्थ, हाल ही में भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिज का शुभारंभ किया है। तो अभी हाल ही में जो है भारत के द्वारा और किस देश के द्वारा, तो ब्रिटेन के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो भारत और ब्रिटेन ने मिलकर जो है हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का
का शुभारंभ किया है। तो याद रखिएगा इन दोनों देशों के द्वारा भी इसकी शुरुआत की है। तो क्यों क्यों इसकी शुरुआत की गई है ये भी याद रखिएगा। तो इसके लिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझेंगे यहाँ पे। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम ने जो है संयुक्त रूप से 12वीं आर्थिक और वित्त वार्ता के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ की घोषणा की है, ताकि यह जो है सहयोगात्मक पहल भारत में पर्याप्त बुनियादी ढांचे के निवेश के अवसरों को खोलने के लिए मिलकर काम करने के लिए दोनों देशों के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये मैं अगर आप लोगों को बताऊं, इसके नेम से ही क्लियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज, यानी दोनों देशों के बीच में बोल सकते हैं कि वो फाइनेंसिंग ब्रिज बनाना, ताकि जिससे भारत का तो यहाँ पे भारत में आके यूनाइटेड किंगडम के जो बोल सकते हैं कि निवेशी है वो यहाँ पे आके निवेश करेंगे, और यहाँ पर भारत में जो है बोल सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हो और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेसिकली मजबूत हो। तो अभी जो है हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और भारत के द्वारा 12वीं आर्थिक वार्ता के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया गया है। अब आपको बताना है कि हमारी बोल सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। आई होप आप लोग जरूर बताएंगे और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर करने हैं सभी क्वेश्चंस के। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 6। हाल ही में टाटा स्टील के एमडी एंड सीईओ के रूप में कौन चुने गए हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए टाटा स्टील के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं। तो जिनकी इमेज आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, इनका नाम है टीवी नरेंद्र। तो टीवी नरेंद्र ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो टीवी नरेंद्र जो है वो टाटा स्टील के न्यू एमडी एंड सीईओ के रूप में चुने गए हैं। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा टीवी नरेंद्रन के बारे में। तो टाटा स्टील ने जो है अभी 19 सितंबर को ही बोल सकते हैं कि 19 सितंबर 2023 से 18 सितंबर 2028 तक, यानी 5 साल के लिए इन्हें बुक कर लिया है इस पद के लिए। तो आने वाले 5 सालों के लिए आप लोगों को दिमाग में छाप लेना है कि टीवी नरेंद्र जो है वो अब क्या बन गए हैं, बोल सकते हैं कि टाटा स्टील के एमडी एंड सीईओ बन गए हैं। वही जो है ये निर्णय कैसे लिया गया, तो नामांकन और इनके पारिश्रमिक समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया है। अगर मैं बात करूं टीवी नरेंद्रन के बारे में, तो ये खनन और औद्योगिक धातु उद्योग के क्षेत्र में इनका 34 साल का अनुभव है और इनका प्रभावशाली करियर रहा है इसमें। इसी के कारण जो है इन्हें टाटा स्टील के लिए टाटा स्टील के एमडी एंड सीईओ के रूप में चुना गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। तो भारतीय बहुराष्ट्रीय इस्पात बनाने वाली एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई यानी महाराष्ट्र में है। वही कंपनी का जो मुख्य परिचालन आधार जो कि झारखंड के जमशेदपुर में है। तो जमशेदपुर में याद रखेंगे कि जो मेन कंपनी जो है ऑपरेट करती है वो कहाँ है, जमशेदपुर यानी झारखंड में। वहीं प्रसिद्ध टाटा समूह जो कि एक गौरवान्वित सदस्य के रूप में टाटा स्टील को 2022 में लगातार 5वीं बार ग्रेड +2 वर्ग के द्वारा विनिर्माण में भारत के सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में से एक के रूप में सम्मानित किया। वहीं अगर बात करें कि टाटा स्टील जो है कितने देशों में फैला हुआ है, तो कुल इसका व्यवसाय जो है 26 देशों में फैला हुआ है, जिसमें भारत, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम महत्वपूर्ण परिचालन शामिल हैं। वहीं प्रतिष्ठित टाटा समूह जिसमें टाटा स्टील भी शामिल है, इसकी स्थापना जमशेद जी टाटा ने की थी। तो आपको याद रखना है इसके बारे में यहाँ पे। एंड अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 7। हाल ही में किस देश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है। तो अभी हाल ही में फ्रांस ने बोल सकते हैं कि फ्रांस और किस देश के साथ, तो बांग्लादेश। तो फ्रांस और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर अभी हाल ही में समझौता किया है कि जो 10 एयरबस हैं उनको देगा कौन। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो याद रखिएगा बांग्लादेश जो है वो 10 एयरबस के लिए समझौता कर रहा है फ्रांस के साथ। इंपॉर्टेंट है, चलिए समझते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ये जानिएगा यहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर कौन है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है शेख हसीना। तो शेख हसीना इनका नाम है, जो कि यहाँ की प्रधानमंत्री है। और यहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल कौन है, तो बांग्लादेश के कौन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ के प्रेसिडेंट है, जो कि फरवरी 2023 में चुने गए थे। वहीं यहाँ की करेंसी क्या है, बांग्लादेश की करेंसी है टका।
और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। तो बहुत बेसिक है, आपको पता होना चाहिए कि आपके पड़ोसी जो देश है उसके जो पीएम कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, करेंसी और वहाँ की कैपिटल बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बांग्लादेश भारत सीमा की बात करें अगर, तो अगर मैं आप लोगों को मैप में दिखाऊं तो ये है बांग्लादेश। तो चलो पहले मैप में समझते हैं। ये देखिए बांग्लादेश का बॉर्डर मैं यहाँ पे आपको शो करा रही हूँ। तो ये देखिए ये है यहाँ तक बांग्लादेश, ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है। तो ये है मैप में बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है पर्टिकुलरली यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा का पूरा भारत से टच होता है, ठीक है। जो कि इसमें जो है अगर मैं बात करूं, भारत जो है अपनी कितने राज्यों को यहाँ पे बांग्लादेश से बोल सकते हैं कि सीमा को साझा करता है। तो यहाँ पे चलिए समझते हैं तो कौन कौन है इसमें। वेस्ट बंगाल शामिल है, झारखंड शामिल है, बिहार शामिल है, और अगर मैं बात करूँ ईस्टर्न साइड से तो ईस्टर्न साइड से मेघालय है शामिल। और यहाँ से बात करें हम तो याद रखना है इन सभी के बारे में कि आपको पता होना चाहिए। और एक बात और कि आपको ये पता होना चाहिए भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है, इस सीमा का क्या नाम है, इस बॉर्डर का क्या नाम रखा गया है। तो रेड क्लिफ, ये याद रखेंगे आप लोग। तो रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में है, जो कि भारत के गणराज्य के बीच चलने वाली एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो कि बांग्लादेश और भारतीय राज्यों के 8 डिवीजन का समकालीन करती है। तो इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को मैप जरूर देखना है। मैं हर वीडियो में आप लोगों से कहती हूँ मैप देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे में सबसे तेज यानी 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो आप लोगों ने अभी जो है पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखा ही होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्हें विराट कोहली को, जो कि इन्होंने ही अभी 13,000 रन पूरे करने वाले ये 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। तो इन्होंने जो है सचिन तेंदुलकर जी का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और अब ये बन गए हैं 5वें खिलाड़ी जो कि वनडे में बोल सकते हैं इनके कि सबसे तेज 13,000 रन पूरा करने वाले ये 5वें खिलाड़ी बने हैं। विराट कोहली जो कि भारत पाकिस्तान के बीच जो है एशिया कप 2023 के सुपर 4 मैच के दौरान सचिन तेंदुलकर के 13,000 एकादशी रनों को रिकॉर्ड तोड़ते हुए उन्होंने सबसे तेज रन बनाए हैं, जो कि 13,000 हैं। वहीं इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है, तो 5वें नंबर पे तो विराट कोहली है, वनडे में 13,000 रन बनाने वाले, जो कि 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर थे इस लिस्ट में शामिल, और रिकी पॉन्टिंग, फिर थर्ड नंबर पे आए सनत जयसूर्य और महिला जयावर्धन। तो ये 5 नाम याद रखिएगा, जो कि 13,000 रन बनाने वाले ओडीआई में सबसे बोल सकते हैं कि तेज बल्लेबाज बने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि 9th क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है। तो अभी हाल ही में ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेट जिस स्टेशन को मिला है उस स्टेशन का नाम है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को क्या मिला है, अभी ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो कि पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण के अनुकूल सेवा प्रदान करने के प्रयासों के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा बोल सकते हैं कि प्लैटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है, जो कि 2019 से 2023 के बीच में स्टेशनों की रैंकिंग को देखा गया। उसी के दौरान जो है इसमें बोल सकते हैं कि जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है इसमें इसने टॉप कर लिया। तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जिसको अभी हाल ही में क्या मिला है, ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया है। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग थोड़ा बोल सकते हैं कि बंगाल के बारे में, क्योंकि बांग्लादेश अभी बोल रहे थे तो मेरे मुंह से बांग्लादेश ही निकलने वाला था, तो इग्नोर। अब देखेंगे यहाँ पे हम जानेंगे कि वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं याद रखिएगा कौन है, डॉक्टर सीवी आनंद बोस हैं। तो डॉक्टर सीवी आनंद बोस कौन है, बांग्लादेश के, फिर बांग्लादेश माफ कीजिएगा, वेस्ट बंगाल के कौन है, ये गवर्नर है। और सीएम कौन है यहाँ के, यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कौन है, तो ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी जो है यहाँ की सीएम है, जो कि यहाँ की है।
तो आपको अगर मैं मैप में दिखाऊं कहाँ है वेस्ट बंगाल, तो ये याद रखना है आपको। तो यहाँ से मैं ड्रॉ करती हूँ। तो ये देखिए आप लोग, बॉर्डर को हम लोग यहाँ से थोड़ा लाइट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से शो हो जाए। तो ये है वेस्ट बंगाल, जो कि भारत का एक राज्य है, जो कि अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये कितने बॉर्डर को कितने स्टेट की बॉर्डर से अपना हम बोल सकते हैं कि टच करता है। तो इसमें कौन कौन शामिल है, तो यहाँ पे हम लोग पहले स्टेट की बात करेंगे भारत में ही। तो बिहार से ये अपना बॉर्डर को साझा करता है, वही झारखंड से साझा करता है और उड़ीसा से। और यहाँ पे बात करें तो सिक्किम से भी करता है, और यहाँ पे अगर बात करें तो किससे, असम से भी ये अपने बॉर्डर को टच करता है। वहीं अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर की सीमा की बात करें तो किससे अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन कौन सी है वेस्ट बंगाल की, तो इसमें है, उत्तर की बात करूं तो भूटान है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा कौन है, भूटान है। और यहाँ पर बात करें अगर कौन है, तो नेपाल है ऊपर की साइड। तो नेपाल और भूटान जो है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं वेस्ट बंगाल के साथ। और यहाँ तो आप लोग पूरा पर्टिकुलर बॉर्डर देख ही रहे हैं, जो कि बोल सकते हैं बांग्लादेश के साथ साझा करता ही है। अगर यहाँ की हम बात करें आबादी की, तो आबादी के लिए यहाँ पे 91 मिलियन, कितने 91 मिलियन से अधिक जो है यहाँ पर निवासी हैं, जिसकी वजह से ये चौथा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बन जाता है। और पहली, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सबसे अधिक आबादी वाला भारत का कौन सा राज्य है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप आप सभी को इस क्वेश्चन के बारे में जरूर पता होगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। हाल ही में जो है अभी इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप मेजर इकोनॉमिक कॉरिडोर में फॉर्म में कौन सा देश जो है शामिल नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पूछा गया है कि कौन सा देश शामिल नहीं है। तो मिडल बोल सकते हैं इसे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन मेजर इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि अभी जो है हाल ही में G20 का सम्मेलन हुआ है, 2 दिन तक चला था ये, 10 सितंबर को ये खत्म हुआ है। तो इसी में ही अभी बात की गई यहाँ पर कि जो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप मेजर इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाया जाएगा। तो इसमें कौन सा जो देश है वो शामिल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे रसिया शामिल नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, तो रसिया इसमें शामिल नहीं है। चलिए थोड़ा समझते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो इस समिट की बात करें तो अभी G20 का समिट हुआ है, उसी समिट में जो है इसकी घोषणा की गई किसकी, तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को। इसके नाम में ही क्लियर है कि ये क्या करेगा, मिड से रास्ता निकालने का काम करेगा, जो कि भारत से होता हुआ कहाँ जाएगा, यूरोप में जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, बेसिकली इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि यहाँ पर हम लोग बिजनेस कर सकते हैं इस रास्ते से। इसी में जो है भारत और कौन कौन से देश शामिल हैं, जरा इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो इसमें कुल जो है 8 देश शामिल हैं। भारत तो है ही, क्योंकि भारत के मुंबई से स्टार्ट होगा ये। और इसमें UAE है, सऊदी अरब है, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन सहित कुल 8 देश जो है इस प्रोजेक्ट को साथ मिलकर करने वाले हैं। और वहीं मुंबई से शुरू होने वाला ये नया कॉरिडोर है, जो कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प होगा। वहीं इस कॉरिडोर की अगर मैं लंबाई की बात करूं तो कितनी लंबाई है इसकी, तो 6000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और समुद्री मार्ग की बात करें तो 35,000 किलोमीटर क्या है, इसकी समुद्री मार्ग का रास्ता है। वहीं कॉरिडोर बनाने के बाद भारत से यूरोप तक पहुंचने में करीबन आपकी जो समय की बचत होगी 40%। तो आज के समय में समय का ही बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है। तो जो है समय की बचत होगी पूरे भारत को, और जो भी इस कॉरिडोर से जुड़ने वाले देश हैं उन सभी को। तो मेनली जो है भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो भारत को जो है यूरोप जाने के लिए पूरे के पूरे 40% समय की बचत होगी। कितना कितना समय हम लोग यहाँ पे बचा पाएंगे, सेव कर पाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। वहीं अभी जो है भारत में किसी भी कार्गो, अगर मैं बात करूं कि यूरोप से मुझे अगर भारत से अगर मुझे यूरोप जाना है, तो कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचने में कम से कम 36 दिन लग जाते थे। लेकिन इस रूट में, अगर इस रूट को जब बनाया जाएगा तो इसमें जो है 14 दिन की बचत हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा, यानी 14 दिन बचेंगे और आपके 40% का समय भी सेव होगा। वहीं इस यूरोप बोल सकते हैं कि ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, तो यूरोप तक सीधे पहुंच बनेगी हमारी। तो भारत की जो है यूरोप तक सीधे पहुंच बनेगी, जिससे आयात निर्यात जो है आसान और सस्ता होगा। तो हमारे लिए तो यही इंपॉर्टेंट है कि जो आयात निर्यात हम करते हैं वो सस्ता हो और ये ज्यादा से ज्यादा हो। तो यहाँ पे समझिएगा। अब मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ इमेज में। तो इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा प्यारा भारत।
ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको हाईलाइट करके। ओके गाइस, तो ये हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया है प्यारा भारत। तो भारत है ये, और भारत के मुंबई से स्टार्ट होगा। तो मुंबई से ये स्टार्ट होगा, जहां पे कौन कौन से आएंगे, दुबई। दुबई के बाद जो है यहाँ पर जो बनाया जाएगा मेनली, जो बोल सकते हैं कि जहां जहां पे जहाज रुका करेंगे, जो कौन सा एरिया है ये, हेफा। और वहीं आगे बढ़कर यहाँ पे आप पहुंचेंगे पेरियास में। तो भारत जो है नॉर्थ कॉरिडोर, जो कि अब अरब की खाड़ी से यूरोप तक पहुंचने का रास्ता बना रहा है, जिसमें ईस्ट कॉरिडोर भारत से अरब की खाड़ी तक इसका नाम है। तो याद रखिएगा, इस इमेज में आप देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आने वाले समय में ये करंट अफेयर में बना रहेगा। तो मैप भी ध्यान से रखिएगा और सभी पॉइंट्सों को भी ध्यान में रखना है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अब यहाँ पे आप लोगों के लिए है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो स्माइल कीजिए और मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा इसका करेक्ट, कि हाल ही में किसे डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, तो अच्छी सी स्माइल के साथ आप लोगों को करेक्ट आंसर देना है। एंड यहाँ पे है लास्ट वीडियो में जब मैंने आप लोगों से क्वेश्चन जो पूछा था लास्ट वीडियो में, वो था हाल ही में G20 का स्थायी सदस्य कौन बना है। तो कौन बना है, अफ्रीकन यूनियन बन गया है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा G20 के बारे में थोड़ा सा और बता दूं। तो G20 को स्टैब्लिश कब किया गया था, तो ये किया गया है 1999 में। कब किया गया था, 1999 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। क्यों किया गया था, भाई, तो इसको इस्टेब्लिश इसलिए किया गया था क्योंकि जो पूरे वर्ल्ड में जो है बेसिकली इकोनॉमिक्स का बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है इकोनॉमिक जो है ढांचा जो है सभी देशों का बोल सकते हैं कि मंदी आ गई थी, है ना। तो इकोनॉमिक जो है यहाँ पे डगमगा गया था पूरी तरीके से, इसलिए जो है सभी देशों के द्वारा तो यहाँ पे क्या किया गया, जो पर्टिकुलर कुछ देश थे उनके द्वारा यहाँ पर उनके बैंक के अध्यक्षों के द्वारा, बैंकरों के जो भी गवर्नर होते हैं उन लोगों के द्वारा यहाँ पे एक ग्रुप बनाया गया, ताकि वो जो है आपस में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और कैसे अपने अपने कंट्री को इकोनॉमिकली सेट कर सकते हैं। तो उनके द्वारा इस तरीके का एक ग्रुप बनाया गया, और इसी ग्रुप में शामिल होते होते कितने देश हो गए, बोल सकते हैं कि 20 शामिल हो गए। तो क्या बोला गया, इसी को ही ग्रुप 20 कहा गया। अब ग्रुप 20 में जो है 19 तो इसके अंदर क्या है, कंट्रीज है। क्या है, 19 इसके अंदर कंट्रीज हैं। वहीं इसके अंदर एक क्या है, यूरोपियन यूनियन है। तो याद रखिएगा, एक क्या है इसके अंदर, यूरोपियन यूनियन है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ EU। ओके, अब जो है यूरोपियन यूनियन, तो ये टोटल कितने होंगे, 20 होंगे। लेकिन अभी हाल ही में इंडिया में, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यानी कि भारत, अब तो भारत बोला जाएगा। तो भारत में जो है G20 की अध्यक्षता की है अभी हाल ही में, 10 सितंबर को ये समापन हुआ है। इसका 2 दिन का ये कार्यक्रम चला था। इसमें जो है जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो लोग इसमें शामिल हुए, सभी अध्यक्ष। और इसी के दौरान जो है यहाँ पर भारत के द्वारा इसमें बताया गया कि भारत जो है G20 में एक और यूनियन को शामिल करने जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल कर लिया गया। तो ये याद रखिएगा, किसे, तो अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल कर लिया गया, जो कि 55 देशों का ये संघ है। कितने देशों का है, 55 देशों का ये संघ है। तो आप लोगों को यहाँ कमेंट बॉक्स में बताना है कि अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष कौन हैं, जिनको अभी G20 के सम्मेलन में बुलाया गया। वहीं अब बात करते हैं यहाँ पे G20 के बारे में, एक और पॉइंट है जो कि ये है कि G20 में अभी जो है हाल ही में, इससे पहले बोले कि G20 2023 में तो हम लोगों ने यानी कि भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। और इससे पहले किसके द्वारा किया गया था, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। किस ईयर में किया गया था ये भी बताएंगे, और आने वाले ईयर में यानी कि 2024 में कौन करेगा ये मैं बता देती हूँ। तो कौन करने वाला है, तो ब्राजील करने वाला है। ठीक है, तो ब्राजील जो है 2024 में इसको क्या करेगा, यहाँ पे अध्यक्षता करेगा G20 की। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे 3 कंट्री आ गई, तो 3 कंट्री जो आ गए हैं इसी को ही क्या बोलते हैं, ट्राइका बोलते हैं। ये क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। तो ट्राइका पता होना चाहिए, यानी कि प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट टाइम में कौन करने वाला है इसकी अध्यक्षता, और यहाँ पर पास्ट में किसने की अध्यक्षता, एंड बोल सकते हैं फ्यूचर में कौन करेगा। तो ब्राजील जो है फ्यूचर में करने वाला है 2024 में। इंडिया जो है अभी उसने प्रेजेंट टाइम में किया है यानी कि 2023 में। और इंडोनेशिया, तो चलिए मैंने ही आप लोगों को बता दिया है, इंडोनेशिया है जिसने 2022 में G20 की अध्यक्षता की थी। तो याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स के बारे में। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम टेक केयर एंड बाय बाय।